जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अपनी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक सीरीज कर रहे थे और ये जो सीरीज है हमारे उत्तराखंड से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स के लिए लाइक यूके पीसीएस, यूके जुडिशरी, लोअर पीसीएस, यूके टीचर्स, यूके एसआई इत्यादि जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें भी उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सामान्य ज्ञान की सीरीज में हमने इसके पहले कई सारे चीज़ें पढ़ी उत्तराखंड के बारे में। लाइक उत्तराखंड का जो सामान्य परिचय है, वहाँ की नदियाँ हैं, वहाँ के पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, दर्रे हैं, वहाँ की भौगोलिक संरचना है और वहाँ का जो वन्य जीवन है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ साथ उत्तराखंड की पशुपालन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि कृषि व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की कृषि व्यवस्था के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले हम उत्तराखंड में कृषि। देखिए, आपको पहले बताया गया है उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। ये डाटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा हमेशा। जिसमें से अधिकांश हिस्सा क्या है, पहाड़ी है और केवल 16% एरिया खेती के योग्य, कृषि के योग्य। ठीक है, तो जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आ जाता है, उत्तराखंड की जो व्यवस्था कृषि आधारित व्यवस्था है, ये सत्य है असत्य है। ठीक, तो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वह मुख्य रूप से कृषि आधारित ही है और लगभग जो 90% जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से ही जुड़ी हुई है। इस राज्य की जो कृषि है वही अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि और इससे जो संबंधित गतिविधियां हैं उन्हीं पर निर्भर रहती है। इसीलिए कृषि काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड की जो कृषि है भौगोलिक विविधता, जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी के प्रकारों के कारण काफ़ी अनूठी है। इन सभी के बारे में उत्तराखंड की जो भौगोलिक विविधता है, वहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ हैं और मिट्टी, इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। तो आप वहाँ एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तराखंड में कैसी मिट्टी पाई जाती है, कैसी वहाँ की जलवायु है और उसके आधार पर अब आज हम देखेंगे कैसी यहाँ कृषि की जाती है। यहाँ तराई क्षेत्र के उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों की ढलानों पर छत खेती में जो टेरेस फार्मिंग होती है, इस ऐसी कृषि की विविधता देखने को मिलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की कृषि का भौगोलिक और जलवायु संदर्भ में कैसे उत्तराखंड की कृषि होती है। तो हमने इसके पहले देखा था कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। तराई भाबर निचले मैदानी क्षेत्र जो सबसे सदर्न पार्ट पड़ता है उत्तराखंड का, उसके बाद जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है और उसके ऊपर है हमारा उच्च हिमालयी क्षेत्र। इन क्षेत्रों की जलवायु और मिट्टी की विविधता कृषि के स्वरूप को भी निर्धारित करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा तराई भाबर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो उपजाऊ है और कृषि के लिए आदर्श है। यहाँ की जलवायु उप उष्णकटिबंधीय है, जो धान, गेहूँ और गन्ना जैसी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। तो जो हमारा तराई वाला इलाका है वहाँ कौन सी फसलें होती हैं, धान होता है, गेहूँ होता है और गन्ना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा मध्य हिमालयी क्षेत्र है, जो अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी जैसे क्षेत्रों में है, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ की जो जलवायु कैसी है, समशीतोष्ण है। तो यहाँ पे जो मोटे अनाज हैं, फल हैं और सब्जियों की खेती यहाँ अत्यधिक होती है। ठीक, इसके पश्चात जो हमारा उच्च हिमालयी क्षेत्र है, जो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ वाला के ऊँचे जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे क्या है कि ग्लेशियर्स हैं और वन मिट्टी पाई जाती है, फॉरेस्ट सॉइल। और यहाँ जो जलवायु है वहाँ ठंडी है, इसके कारण यहाँ जो कृषि काफ़ी ज़्यादा सीमित है। लेकिन यहाँ कुछ औषधीय जड़ी बूटियाँ और कुछ जो ग्रासलैंड्स हैं यहाँ मौजूद हैं। उत्तराखंड में गंगा, यमुना और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती हैं, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं सीमित हैं, जिसके कारण जो यहाँ पे कौन सी वर्षा आधारित खेती, इसको क्या बोलते हैं, बरानी खेती, महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि बरानी खेती से आप क्या समझते हैं। तो बरानी खेती क्या होती है, जो वर्षा पे डिपेंड हो, वर्षा आधारित खेती बोलते हैं बरानी खेती। इसके बाद देखते हैं जो उत्तराखंड की प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में। तो जो उत्तराखंड की फसलों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन, खाद्यान्न फसलें, बागवानी फसलें और औषधि या नकदी फसलें।
सबसे पहले हम देखेंगे जो खाद्यान्न फसलें होती हैं। खाद्यान्न फसलें कौन सी जो खाई जाती हैं फसलें, उनको लाइक धान जिससे चावल होता है। तो जो तराई के क्षेत्र हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इन सब जगहों पे धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। और बासमती चावल यहाँ का एक काफ़ी प्रमुख उत्पाद है जिसकी मांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ धान की खेती होती है। गेहूँ ये रबी की प्रमुख फसल है। और तराई और जो कुछ मध्य हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी गेहूँ को उगाया जाता है। इसके बाद मोटे अनाज। मोटे अनाज पहाड़ी क्षेत्र में जो मंगुआ जिसको रागी बोलते हैं, झंगोरा, कोदा और सांवा जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। ये फसल पौष्टिक होते हैं, साथ साथ कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी उग सकते हैं। इन्हीं को मोटे अनाज को क्या बोलते हैं, मिलेट्स। तो ये मोटे अनाज महत्वपूर्ण है। कहाँ उगाए जाते हैं, जो उत्तराखंड का जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसको उगाया जाता है। इसके बाद अगली है हमारी दालें जो खाद्यान्न फसलों में, जैसे राजमा हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, गहत या कुलत पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में उगाई जाती है। और उत्तराखंड का जो राजमा है अपनी गुणवत्ता के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद अगली हमारी फसलों का टाइप क्या है, बागवानी फसलें। तो उत्तराखंड बागवानी के लिए एक आदर्श क्षेत्र है। यहाँ फल और सब्जियाँ राष्ट्रीय बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। फलों में देख लेते हैं। फलों में जो सेब है, जो चमोली, उत्तरकाशी, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, कीवी मध्य हिमालयी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। और जो सेब की खेती होती है यहाँ की अर्थव्यवस्था का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कई सारे सेब के बागान पाए जाते हैं जो कि उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगली बागवानी फसलों में सब्जियाँ, आलू, मटर, टमाटर, गोभी जैसी सब्जियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तराई क्षेत्रों में प्याज और अन्य सब्जियों की भी खेती होती है। इसके बाद अगली है क्या, मसाले। अदरक, हल्दी और लहसुन पहाड़ी और तराई दोनों क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण देखिएगा। जो मसाले हैं वो क्या पहाड़ी और तराई दोनों क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। और जो सब्जियों में आलू, मटर, टमाटर, गोभी ये सब क्या है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा उगाई जाती हैं। इसके बाद औषधि और नकदी फसलें। तो कुछ जो औषधि फसलें हैं लाइक अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, स्टीविया, लेमन ग्रास जैसे औषधि पौधे उच्च हिमालयी क्षेत्र और मध्य क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। जो मध्य हिमालयी क्षेत्र है ये पौधे आयुर्वेदिक और हर्बल उद्योगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो नकदी फसलें हैं जो कैश क्रॉप्स होती हैं, लाइक जो गन्ना है तराई क्षेत्र में उगाया जाता है, जो चाय है कुमाऊं क्षेत्र में उगाया जाता है, और मधुमक्खी पालन से जो प्राप्त जो शहद होता है ये नकदी आय के स्रोत होते हैं। ये सब नकदी फसलें। इसके पश्चात जो उत्तराखंड में जैविक खेती को देखते हैं, तो उत्तराखंड को 2010 में भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था। ये डाटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ की जैविक खेती की विशेषता और इसके महत्व को हम देख लेते हैं। आप देखिए, पृष्ठभूमि पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत रूप से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम रहा है, जिससे जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा देने का आधार तो पहले ही हो गया कि हम यहाँ पे ज़्यादा हम कीटनाशक का यूज नहीं करते थे। इसमें जो प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं, जो मंडुआ जिसको ऊपर पड़े में रागी, झंगोरा, राजमा, हल्दी और औषधि पौधे जैविक खेती के काफ़ी प्रमुख उत्पाद है। प्रमाणन उत्तराखंड जैविक वस्तु बोर्ड जो है UOCB और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP के तहत जैविक उत्पादों को प्रमाणित किया जाता है। ठीक, इसके लाभ क्या है, जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है और पर्यावरण को भी संरक्षित करती है और उपभोक्ताओं को रसायन मुक्त उत्पाद प्रदान करती है। यहाँ के जैविक उत्पादों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धीरे धीरे बढ़ रही है। तकनीकें कौन सी यूज करते हैं, जैसे कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, जैव कीटनाशक जैसे नीम का तेल, गोमूत्र इत्यादि तकनीकों का यूज करके जो फसल चक्रण जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि जो ये जैविक खेती है इसको बढ़ावा मिल सके। इसके बाद नेक्स्ट है कृषि की तकनीकें और प्रथाएं। तो उत्तराखंड में जो कृषि की तकनीकें हैं वो क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। जैसी वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ उस हिसाब से वहाँ पे खेती की जाती है। लाइक छत खेती बहुत ज़्यादा फेमस है, टेरेस फार्मिंग जिसको बोलते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने और सीमित भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या छत खेती करते हैं, जिसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ये तकनीकी मंडुआ, आलू और सब्जियों की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। नेक्स्ट है वर्षा आधारित खेती। पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई की कमी के कारण वर्षा पर निर्भर खेती की जाती है और तराई क्षेत्रों में नहर और ट्यूबवेलों से क्या होती है, सिंचाई होती है। मिश्रित खेती, कई किसान खेती के साथ पशुपालन और मधुमक्खी पालन भी करते हैं जिससे उनकी आय बढ़ सके। और कुछ आधुनिक तकनीकें भी यूज की जाती हैं, लाइक जो ड्रिप सिंचाई हो गया, पाली हाउस हो गया या जैविक खाद का उपयोग। ठीक,
जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद उत्तराखंड की जो कृषि है उसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं। कई चुनौतियों का सामना कर रहा है उत्तराखंड की कृषि। लाइक सबसे पहले बड़ी समस्या तो है कि वहाँ मिट्टी का कटाव। पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी भारी बारिश होती है और भारी बारिश की वजह से ढलानों के कारण मिट्टी का कटाव एक बहुत प्रमुख समस्या है, जिससे क्या होता है जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है जो कि जिसमें उत्पादकता ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा उर्वरक होती है, वो बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि जो खेती की उत्पादकता है वो कम हो जाती है। इसके बाद सीमित सिंचाई के साधन है। पहाड़ी क्षेत्रों में केवल 10-15% कृषि भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जिसके कारण वर्षा आधारित खेती पर निर्भरता अधिक हो जाती है। छोटे जोत, अधिकांश किसानों के पास जो है छोटी और बिखरी हुई जोतें हैं, मतलब खेत छोटे छोटे हैं, जिसमें क्या है कि आधुनिक जो तकनीकें जो बड़ी बड़ी मशीनें यूज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक, ये भी एक समस्या है। और क्या समस्या है, जो जंगली जानवर है वो भी आ जाते हैं, जंगली जानवर भी नुकसान पहुंचाते हैं। लाइक सूअर हो गए, बंदर हो गया और अन्य जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी आर्थिक हानि भी होती है। बाजार तक पहुंच, पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन और बाजार सुविधाओं की भी कमी होती है, जिसके कारण जो किसान है अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं पा पाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पलायन। धीरे धीरे जो उत्तराखंड की युवा है वह गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की भी कमी हो जाए, लेबर की शॉर्टेज हो जा रही है, जिससे जो वहाँ की कृषि है वो भी प्रभावित हो रही है। और अंतिम जो है जलवायु परिवर्तन कारण भी, लाइक जैसे अनियमित बारिश हो रही, सूखा, बर्फबारी की कमी से भी जो फसलों की पैदावार है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ये तो थी जो कृषि संबंधी जो समस्याएं थी। इसके बाद जो कुछ सरकारी पहल और योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई, उनको देख लेते हैं। लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की गई है, जिसके तहत किसानों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाती है, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और फाइनेंशियल हेल्प भी की जाएगी। नेक्स्ट है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। यह योजना जैविक उत्पादों के मूल्यवर्धन और विपणन को प्रोत्साहित करती है। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। बागवानी फसलों जैसे सेब हो गया, कीवी हो गया, इनको बढ़ावा देने के लिए मिशन चलाया जा रहा है। यह जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर फसलों का नुकसान हो जाता है तो उस स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगली जो योजना है कृषि यंत्रीकरण योजना। इसमें ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य जो कृषि उपकरण हैं उस पर सब्सिडी दी जाती है। और नेक्स्ट है उत्तराखंड जैविक वस्तु बोर्ड। ये क्या होता है कि जो जैविक खेती होती है उसका सर्टिफिकेट देता है और प्रशिक्षण में ट्रेनिंग देता है और उसके विपणन में भी सहायता करता है, जो उत्तराखंड जैविक वस्तु बोर्ड है वह। तो विपणन अर्थात क्या होता है कि उसकी मार्केटिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, जो उत्तराखंड जैविक वस्तु बोर्ड है UOCB, जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं SHG, ये भी क्या करते हैं कि जो ग्रामीण महिलाओं को जैविक खेती और सहायक गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। इसके बाद आगे क्या है कि जो उत्तराखंड की कृषि है उसमें जो सहायक गतिविधियाँ हैं उनको हम देख लेते हैं। लाइक कृषि के साथ साथ कुछ सहायक गतिविधियों को भी उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, जैसे पशुपालन, दूध, ऊन और मांस उत्पादन के लिए गाय, भेड़ और बकरी का पालन आम है, यह आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। मधुमक्खी पालन, पहाड़ी क्षेत्रों में शहद का उत्पादन बढ़ रहा है, जो जैविक उत्पाद के रूप में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, तो मधुमक्खी पालन भी किया जाता है उसके साथ साथ कृषि के साथ साथ। अगला है मछली पालन, नदियों और तालाबों में मछलियों का पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और नेक्स्ट है कुटीर उद्योग, कृषि उत्पाद जैसे अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, हर्बल उत्पाद के प्रसंस्करण, इनके प्रोसेसिंग से भी जो ग्रामीणों में रोजगार क्या धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद उत्तराखंड के कृषि का भविष्य क्या है, तो उत्तराखंड की कृषि में अपार संभावना है, विशेष रूप से जैविक और जो बागवानी क्षेत्र है उसमें। और भविष्य के लिए कुछ दिशाएं हैं जिसमें जो जैविक उत्पाद हैं उनका निर्यात किया जाए, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जो जैविक उत्पादों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, उस डिमांड को देखते हुए जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बेचा जाना चाहिए। ठीक, पर्यटन और कृषि का एकीकरण किया जाए, जैसे जो कृषि पर्यटन जिसको एग्री टूरिज्म है आज के टाइम में काफ़ी फेमस हो रहा है, उसके माध्यमों से जो पर्यटकों को जैविक फार्म
और स्थानीय उत्पादों से भी जोड़ा जा सकता है। जो प्रौद्योगिकी है आज के समय में, कई सारी जो नई नई टेक्निक्स आई गई हैं उनका यूज किया जा सकता है। लाइक जो ड्रोन्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, स्मार्ट खेती तकनीकों को अपनाकर जो खेती है, जो कृषि है, उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है और बाजार तक पहुंच को भी बढ़ाई जा सकती है। मूल्यवर्धन में क्या करते हैं, जैसे जो स्थानीय उत्पाद जैसे मंडुआ हो गया, राजमा हो गया, इसको क्या है कि प्रिजर्व करके और प्रॉपर ब्रांडिंग करके क्या किया जा सकता है कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए। और साथ साथ इसमें जब युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो पलायन को रोकने के लिए युवाओं को आधुनिक कृषि और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये तो सारे थे हमारे उत्तराखंड के कृषि के भविष्य को बचाने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो उत्तराखंड की कृषि, उसके प्रकार के बारे में, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है और कौन कौन सी सरकारी सहायताएं चल रही हैं, कौन कौन सरकारी स्कीम चल रही हैं, उनके बारे में देखा। इसके बाद हम देखते हैं जो उत्तराखंड की जो पशुपालन व्यवस्था है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि लगभग 90% जो जनसंख्या है वो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसी पर निर्भर रहती है। पशुपालन उत्तराखंड के ग्रामीण अर्थतंत्र का एक अभिन्न अंग है, जो न केवल दूध, मांस, ऊन और अन्य पशु उत्पादों के माध्यम से आय का स्रोत प्रदान करता है, बल्कि खेती के लिए जैविक खाद और श्रम शक्ति जैसे जो बैलों को भी योगदान देता है, जिससे कि जो कृषि का कार्य है वह अच्छे से संपादित हो सके। तो अब देखते हैं जो पशुधन की संरचना है कि उत्तराखंड राज्य में पशुधन की विविधता में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, याक, देखिए याक भी महत्वपूर्ण है, घोड़े और मुर्गियां शामिल हैं। 2019 में जो पशुधन जनगणना की गई थी उसके अनुसार उत्तराखंड में कुल पशुधन की संख्या कितनी थी, लगभग 48 लाख थी, जिसमें सबसे अधिक क्या थी, गाय और भैंसें थी। अब देख लेते हैं अलग अलग इनके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले गाय और भैंसों को देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में गाय और भैंस डेयरी उद्योग का आधार है। स्थानीय नस्लों में बादरी गाय, मुर्रा भैंस को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये नस्लें पहाड़ी जलवायु के काफ़ी अनुकूल हैं। दूध उत्पादन में भी उत्तराखंड का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर भले कम है, लेकिन जो लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके बाद नेक्स्ट है भेड़ और बकरी। तो भेड़ और बकरी पालन उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। ये पशु ऊन, मांस और चमड़े का स्रोत है। भेड़ पालन विशेष रूप से कहाँ, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जैसे जिलों में किया जाता है। यहाँ जो भेड़ पालक होते हैं, जैसे जो भूटिया समुदाय हैं, वह ट्रांस ह्यूमन्स करते हैं, मौसमी प्रवास करते हैं। मतलब जैसे जैसे ऊपर ठंडक बढ़ती चली जाती है वो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं। जब गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो पहाड़ियों पर ऊपर बढ़ते चले, जो भूटिया जनजाति के लोग। इसके बाद नेक्स्ट है याक और अन्य पशु। इसके भी ऊपर जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे याक का पालन किया जाता है। ये एक पारंपरिक व्यवसाय है। याक क्या होता है, दूध, मांस और परिवहन के लिए उपयोग होते हैं। इसके अलावा जो घोड़े और खच्चर हैं वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और आखिरी है हमारा कुक्कुट पालन। जो मुर्गी पालन हाल के वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। ये छोटे पैमाने पर आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। विशेष रूप से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए ईजी भी है और एक आय का एक अच्छा स्रोत भी है। इसके लिए भी उत्तराखंड सरकार ने और केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी योजनाएं और पहल स्टार्ट की हैं। तो हम देख लेते हैं कि उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या ये जो पहल हैं और ये जो योजनाएं हैं वह हैं। तो सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाना है, पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना और ग्रामीण परिवारों का आय को दोगुना करना। यह तो इसका लक्ष्य हो गया, इसका टारगेट हो गया। ये भी महत्वपूर्ण याद रखिए कौन कौन से हैं। परिवारों की, ग्रामीण परिवारों की आय को डबल करना है, पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है और पशुधन की उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाना है। इसके लिए सबसे पहले क्या है, पशुधन विकास बोर्ड और प्रशिक्षण। इसको क्या बोलते हैं, ULDB। ULDB मतलब क्या होता है, देखिए उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, ये होता है ULDB। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड क्या है, पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। यही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट है। जो पशुधन विकास बोर्ड और प्रशिक्षण है उसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। और इसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी बोर्ड होना चाहिए। जो ऋषिकेश है इसका मुख्यालय है देहरादून में और प्रशिक्षण केंद्र है ऋषिकेश में, गंगा नदी के किनारे। और यहाँ एक बार में 60 जो प्रशिक्षु हैं उनको ट्रेनिंग
दी जा सकती हैं। इस बोर्ड का उद्देश्य क्या है? बोर्ड का उद्देश्य है आपका कि जो पशुधन है उसकी उत्पादकता और उत्पादन में सुधार करना, कृत्रिम गर्भाधान और नस्ल सुधार कार्यक्रमों को लागू करना और पशुपालकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ठीक है, जिससे जो उत्तराखंड के किसान हैं, जो ग्रामीण परिवार हैं, उनके पास जो पशुधन है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वह बढ़ सके। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड, UAWB, उत्तराखंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, तो यह बोर्ड क्या करता है? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया है। बोर्ड का उद्देश्य क्या है कि जो पशु कल्याण संगठन है उनके साथ समन्वय स्थापित करना और जो बेसहारा मवेशी हैं उनका संरक्षण के लिए योजनाएं लागू करना, जो आवारा कुत्ते हैं उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करना, ये उत्तराखंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड का ही काम है। बोर्ड क्या करता है? पशु कल्याण से संबंधित कानूनों में संशोधन की सिफारिश भी कर सकता है। इसके अलावा जो राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम भी है कि उत्तराखंड पशु विकास बोर्ड जो है उसके तहत यह कार्यक्रम पशुओं की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए लागू किया गया है। इसमें जो सामान्य वीर्य से जो कृत्रिम गर्भाधान है वह मुफ्त है, जबकि लिंग वर्गीकृत वीर्य पर विशेष अनुदान, विशेष सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना जो है स्वदेशी नस्लों और भैंसों की उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करती है। नेक्स्ट है पशु सखी योजना। ये जो है इसके तहत क्या आती है? जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उसमें जो ग्रामीण महिलाओं को पशु सखी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये विशेषकर ये जो योजना है जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हीं के लिए है भी। ये सखियाँ क्या करती हैं? जो पशुधन और जो कुक्कुट होता है, जो मुर्गी पालन वाला, उसका रिकॉर्ड रखती हैं और चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं और साथ साथ जो पशुओं के भी टीकाकरण का कार्य करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बकरी और भेड़ पालन। इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको बकरी या भेड़ पालन के लिए इकाइयाँ दी जाती हैं, मतलब उसमें 10 मादा होते हैं और 1 नर प्रदान किया जाता है। और योजना की जो लागत का 90% हिस्सा क्या आती है इसको सरकार वहन करती है और उसका जो 10% है और जो लाभार्थी है उसको देना पड़ता है। लाइक 100 रुपये का पड़ रहा है तो 90 रुपये सरकार देगी और 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। और ये योजना सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, मतलब सबके लिए तरह से उपलब्ध है। ठीक, नेक्स्ट है कामधेनु और मिनी कामधेनु योजना। ये जो योजना है डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। इनके तहत डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, फाइनेंशियल एड दी जाती है। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा सेवाएं। उत्तराखंड में जो पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया गया है इसके लिए पशु चिकित्सालय, चल पशु चिकित्सालय का है, जो मोबाइल पशु चिकित्सालय होते हैं, जो मतलब देखते हैं ना किसी गाड़ी में होते हैं, जाके जैसे फ़ोन किया वो आगे आपके वहीं सहायता कर देंगे। और कई सारे जो टीकाकरण संबंधित कार्यक्रम भी पशुओं का स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके बाद देखते हैं जो उत्तराखंड के पशुपालन है उसमें कुछ चुनौतियाँ हैं उनको। तो उत्तराखंड की पशुपालन व्यवस्था में कई चुनौतियों का सामना कर रही है जो इस क्षेत्र में विकास में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे सबसे बड़ी समस्या तो है चारे की कमी। पहाड़ी क्षेत्रों में चारे की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। चौड़ी पत्ती वाले वनों की कमी और वन विभाग की नीतियों ने चारा उत्पादन को प्रभावित किया है। भीमल जैसे चारा पौधों का रोपण और व्यापारीकरण इस समस्या का समाधान हो सकता है। जो भीमल जैसा जो चारा, भीमल कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि भीमल क्या है? भीमल चारा है, लेकिन इस दिशा में अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट है पशु स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं की पहुँच काफ़ी सीमित है और पशु चिकित्सकों और दवाओं की कमी के कारण यहाँ जो पशुओं की मृत्यु है वह बढ़ जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है? पशुधन की घटती रुचि, जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से और जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण और शहरीकरण के कारण जो युवा है उनका जो पशुपालन में रुचि धीरे धीरे कम होती जा रही है और ये जो प्रवृत्ति है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। साथ ही साथ जो भूमि की कमी भी है, पहाड़ी क्षेत्रों में खेती योग्य भूमि की कमी के कारण चारा का उत्पादन और पशुधन के लिए चारागाहों की उपलब्धता काफ़ी सीमित हो गई, जो कि पशुधन के लिए भी फिर से समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में याक और भेड़ पालन प्रभावित हो रहा है। बदलते मौसम और चारागाहों की कमी ने पशुपालकों के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बाजारीकरण की कमी। पशु उत्पादों के लिए उचित बाजार और मूल्य निर्धारण की कमी पशुपालकों की आय को क्या करती है? सीमित कर देती है। तो ये सारी तो क्या थी जो उत्तराखंड में पशुपालन के लिए जो चुनौतियाँ थी वह। इसके बाद आगे देख लेते हैं इसमें जो भविष्य की संभावनाएं हैं और इसका जो चुनौतियाँ थी एक तरह से समझिए उसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं, सजेशंस क्या हो सकते हैं। तो उत्तराखंड की पशुपालन व्यवस्था में विकास की अपार संभावनाएं हैं।
यदि नीतिगत और तकनीकी सुधार किए जाएँ तो यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत प्रदान करेगा, साथ साथ उनके लिए एक अदर इनकम का सोर्स भी जो ग्रामीण हैं, जो कृषि आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है, प्रदान करेगा। तो सबसे पहले क्या है कि जैविक पशु उत्पादों की मांग बढ़ रही है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जैविक उत्पादों की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। उत्तराखंड की जो पहाड़ी गाय का दूध हो गया, घी हो गया, गोमूत्र जैसे उत्पादों का बाजार में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ठीक, तो इनको और उसको प्रचारित किया जा सकता है, जिससे लोगों के अंदर जो जैविक उत्पादों की जो डिमांड है वो धीरे धीरे इन प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो सकें। इसके बाद अगला हमारा नस्ल सुधार और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में और निवेश किया जा सकता है, जिससे जो पशुधन की नस्लें हैं वो सुधारा जा सके और जिससे उनके जो भी जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, ऊन हो गए, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ सके। इसके बाद नेक्स्ट है पर्यटन के साथ एकीकरण। उत्तराखंड में पर्यटन एक काफ़ी ज़्यादा प्रमुख उद्योग है, तो अगर पशुपालन को पर्यटन के साथ जोड़कर जैसे जो डेयरी फार्म टूर या याक सफारी, ये सब को अगर बढ़ावा दिया जाए तो इससे धीरे धीरे क्या हो सकती है कि ये अतिरिक्त आय के साधन के रूप में बाहर आएगा। और अगला जो उपाय है, क्या किया जा सकता है कि डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। जैसे जो भूलेख पोर्टल है, जिसपे सारी जो ज़मीनें हैं उसका धीरे धीरे हमने डाटा रख दिया है, उसी तरीके से जो पशुधन प्रबंधन के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा सकते हैं, जिससे जो पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, बाजार मूल्य और सरकारी योजनाओं की जानकारी जो है आसानी से मिल सकेगी। तो ये सारी जो थी इसकी भविष्य की संभावनाएं थी या जो चुनौतियां थी उनके लिए एक उपाय थे। तो इस प्रकार हमने देखा उत्तराखंड की जो कृषि व्यवस्था थी उसके बारे में, और उसके बाद देखा उत्तराखंड की जो पशुपालन व्यवस्था थी उसके बारे में। तो ये दोनों टॉपिक हैं, दोनों हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ टॉपिक्स को जिनको हाईलाइट किया गया है उस पर थोड़ा आप ज़्यादा फोकस रखिएगा, और इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसको आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे इसकी लिंक दी गई, इस लिंक पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। उस PDF से आप 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ साथ आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। उस पेज पर जाने के लिए आप इस ID पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये जो हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।